हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 28 सितंबर 2025 वार रविवार, हिंदी तिथि सप्तमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। चलिए पहली बड़ी खबर देखिए। तमिलनाडु के करूर में एक्टर विजय की रैली में भगदड़ मच गई। इसमें 29 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में कुछ बच्चे भी शामिल है। जानकारी के मुताबिक अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी टीवीके की रैली में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। विजय के भाषण के दौरान भीड़ बढ़ने से भगदड़ जैसे हालात बन गए। भीड़ में फंसने से कई लोगों को सांस लेने में परेशानी हुई, जिससे कई लोग और कार्यकर्ता बेहोश होने लगे। हालात बिगड़ते देख विजय ने भाषण रोक दिया और लोगों से शांति की अपील की। इसके बाद वे भाषण छोड़कर निकल गए। और वहीं अगली खबर देखिए। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का आज 126वां एपिसोड सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर टेलीकास्ट होगा। पिछली बार हुए कार्यक्रम में पीएम मोदी ने प्रतिभा सेतु ऐप की जानकारी दी थी। दरअसल दोस्तों, 2014 के बाद से पीएम महीने के हर चौथे रविवार को जनता से रेडियो कार्यक्रम के जरिए बात करते हैं। और वहीं अगली खबर देखिए। एशिया कप फाइनल से पहले भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ियों के बीच तनाव की स्थिति है। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव फाइनल से पहले होने वाले फोटो शूट में शामिल नहीं हुए। इतना ही नहीं, टीम इंडिया ने शनिवार को प्रैक्टिस भी नहीं की। टीम ने एक दिन पहले ही प्री मैच कॉन्फ्रेंस कर दी। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का फाइनल मैच आज रात 8 बजे से दुबई इंटरनेशनल ग्राउंड में खेला जाएगा। टूर्नामेंट के इतिहास में पहली बार भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होंगी। और वहीं अगली खबर देखिए। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा कि भारत का पड़ोसी आतंकवाद का ग्लोबल सेंटर है। भारतीय विदेश मंत्री ने कहा कि पहलगाम में क्रूर आतंकी हमला हुआ था। भारत ने आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि आतंकी ढांचों का खत्म होना जरूरी है। आतंकियों से लड़ाई हमेशा से भारत की प्राथमिकता रही है। इसके साथ ही जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में सुधार की मांग करते हुए कहा कि यूएन के सदस्य 4 गुना बढ़ गए हैं और संगठन का काम और दायरा भी बहुत बढ़ गया है। अब स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़नी चाहिए। चलिए अगली खबर देखिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्लेम सेटलमेंट के नियमों को रिवाइज किया है। नए नियमों के मुताबिक बैंकों को अपने मृतक ग्राहक के बैंक अकाउंट या लॉकर के क्लेम को 15 दिन में सेटल करना होगा। अगर इसमें देरी हुई तो नॉमिनी को मुआवजा देना होगा। ऐसे में दोस्तों, आरबीआई की नई गाइडलाइन से बैंकों के अलग अलग सेटलमेंट का नियम एक हो जाएगा, जिससे कस्टमर्स के क्लेम का निपटारा आसानी से हो सकेगा। यह नया नियम देश के सभी बैंकों को 31 मार्च 2026 से पहले लागू करना होगा। चलिए अगली खबर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन बीएसएनएल का 4G नेटवर्क लॉन्च किया। बीएसएनएल 4G अब देश भर के 98,000 लोकेशन पर रोल आउट हो गया है। यह नेटवर्क पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर तैयार हुआ है। इस सर्विस के लॉन्च होते ही भारत के सभी टेलीकॉम ऑपरेटर 4G से लैस हो गए हैं। जियो, एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया जैसी कंपनियां पहले से ही 4G और 5G नेटवर्क पर हैं। साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जो खुद अपने इस्तेमाल के लिए टेलीकॉम कंपोनेंट्स बनाते हैं। यह तकनीक पूरी तरह भारत में बनी है और भविष्य में 5G सेवाओं में अपग्रेड किया जा सकेगा। चलिए अगली खबर देखिए। सोनम वांगचुक पर एनएसए लगाने के बाद पुलिस अब उनके पाकिस्तान और बांग्लादेश से संबंधों की जांच करेगी। लद्दाख के डीजीपी ने कहा कि हमने कुछ दिन पहले पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव यानी पीआईओ के एक सदस्य को पकड़ा था। वह वांगचुक से जुड़ी जानकारी पाकिस्तान भेज रहा था। यही नहीं, वांगचुक पाकिस्तान के न्यूज़पेपर डॉन के एक इवेंट कार्यक्रम में भी शामिल हुए थे। इसके अलावा वे बांग्लादेश भी जा चुके हैं। वहीं हिंसा को लेकर डीजीपी ने कहा कि हमने सेल्फ डिफेंस में फायरिंग की, नहीं तो पूरा लेह जल जाता। दरअसल दोस्तों, लेह में 24 सितंबर को हुई हिंसा में 4 युवकों की मौत हुई थी और 80 लोग घायल हुए थे, जिनमें 40 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं और अब तक 60 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। लेह में 3 दिन के कर्फ्यू के बाद शनिवार दोपहर 4 घंटे के लिए ढील दी गई। चलिए अगली खबर देखिए। भारतीय सेना का एयर डिफेंस सिस्टम अब और मजबूत होगा। सेना ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को लगभग 30,000 करोड़ में अनंत शस्त्र सरफेस टू एयर मिसाइल वेपन सिस्टम खरीदने का टेंडर जारी किया है। इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने बनाया है। पहले इसे क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल यानी QRSAM कहा जाता था। अब इसका नाम बदलकर अनंत शस्त्र रखा गया है। अनंत शस्त्र की 5 से 6 रेजिमेंट खरीदी जाएगी और इन्हें पाकिस्तान चीन की सीमाओं पर तैनात किया जाएगा। दोस्तों, अनंत शस्त्र की खासियत यह है कि यह चलते फिरते भी दुश्मन के टारगेट को हिट कर सकता है और साथ ही बहुत कम समय में फायर कर सकता है। इसकी मारक क्षमता लगभग 30 किलोमीटर तक जमीन से हवा में है। यह सेना के मौजूदा आकाश तीर और मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का साथ देगा।
चलिए अगली खबर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को ओडिशा के झारसुगुड़ा पहुंचे। उन्होंने जनता को करीब 38 मिनट तक संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत, जीएसटी बचत उत्सव और कांग्रेस शासन में भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर बात की। दोस्तों, यह प्रधानमंत्री मोदी का 15 महीनों में छठा ओडिशा दौरा था। उन्होंने 60,000 करोड़ रुपए के कई बड़े रेल, एजुकेशन और हेल्थ प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की। इसके साथ ही बीएसएनएल के स्वदेशी 4G टेक्नोलॉजी की भी शुरुआत की। चलिए अगली खबर देखिए। केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने शनिवार को कहा कि पंजाब के लिए घोषित 1600 करोड़ रुपए का राहत पैकेज सीधे किसानों के खातों में भेजा जाएगा, राज्य सरकार को नहीं। उन्होंने बताया कि जैसे ही गिरदावरी का काम पूरा होगा, पैसा किसानों को मिल जाएगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो अतिरिक्त मदद भी दी जाएगी। दरअसल दोस्तों, यह राहत पैकेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाढ़ से प्रभावित इलाकों का दौरा करने के बाद घोषित किया था, लेकिन पंजाब सरकार ने कहा है कि यह रकम बहुत कम है और इससे किसानों की पूरी मदद नहीं हो पाएगी। चलिए अगली खबर देखिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई की मां कमलताई गवई राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी RSS के इवेंट में शामिल होंगी। 5 अक्टूबर को अमरावती में होने वाले संघ कार्यक्रम में कमलताई को चीफ गेस्ट बनाया गया है। वहीं 2 अक्टूबर को दशहरा के मौके पर नागपुर में होने वाले RSS के कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद चीफ गेस्ट होंगे। दोस्तों, इस साल संघ अपनी स्थापना के 100 साल पूरे कर रहा है। ऐसे में संघ के शताब्दी वर्ष में यह एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। चलिए अगली खबर देखिए। राजस्थान में मानसून अपने तय समय से 4 दिन पहले विदा हो गया। वहीं मध्य प्रदेश के 11 जिलों से मानसून की वापसी हो गई है। हालांकि दोनों राज्यों में बारिश का दौर अभी जारी रहेगा। मौसम विभाग ने दोनों राज्यों में 30 सितंबर तक तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं तेलंगाना के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश जारी है। हैदराबाद में मूसलाधार बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में 2 से 3 फीट तक पानी भर गया। चलिए अगली खबर देखिए। यूपी के बरेली में जुम्मे पर आई लव मोहम्मद को लेकर बवाल के बाद पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। शनिवार शाम को इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। साथ ही हिंसा को लेकर जांच टीम भी बनाई गई है। जांच टीम को 10 दिन के भीतर रिपोर्ट देनी होगी। वहीं मौलाना तौकीर रजा समेत 8 लोगों को बरेली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और 39 लोगों को हिरासत में लिया है। इसके अलावा 2000 अज्ञात लोगों पर 5 थानों में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। वहीं सीएम योगी ने एक कार्यक्रम में कहा, मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो मानता था कि धमकी देंगे और ज़बरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा कि जाम नहीं होगा और कर्फ्यू भी नहीं लगने देंगे। ऐसा सबक सिखाएंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां दंगे करना भूल जाएगी। चलिए अगली खबर देखिए। पंजाब के अजनाला में शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल के काफिले का एक्सीडेंट हो गया। उनके साथ चल रही डीएसपी की थार गाड़ी काफिले में शामिल पुलिस की बस से टकरा गई। हादसा उस वक्त हुआ जब सुखबीर बादल राहत सामग्री बांटने के लिए पहुंचे थे। चलिए अगली खबर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में एक चुनावी जनसभा में हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर तीखा जुबानी हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि जब हमने 22 सितंबर से जीएसटी की नई दरें लागू की तो सीमेंट की दरें भी कम कर दी ताकि लोगों को मकान बनाने और मरम्मत के लिए सस्ता सीमेंट मिल सके। लेकिन हिमाचल में कांग्रेस सरकार ने सीमेंट पर नया टैक्स लगा दिया। इसलिए जो फायदा सरकार हिमाचल के लोगों को देना चाहती थी, ये कांग्रेस की लूटबाज सरकार उसमें दीवार बन के खड़ी हो गई। उन्होंने कहा कि इन लोगों की करतूत देखिए, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, इन्हें भांति भांति की गालियां देने की आदत पड़ गई है। चलिए अगली खबर देखिए। अमित शाह ने शनिवार को बिहार के अररिया में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को मालिक कहा। अमित शाह ने कहा कि सभी दल नेताओं के आधार पर चुनाव जीतते हैं। सिर्फ हमारी पार्टी ऐसी है जिसको चुनाव जिताने का दम नेताओं में नहीं कार्यकर्ताओं में होता है। इस दौरान अमित शाह ने घोटालों को लेकर लालू परिवार पर निशाना साधा और साथ ही राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा को घुसपैठियों के लिए यात्रा बताया। गृह मंत्री ने कार्यकर्ताओं से किशनगंज जिताने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस बार 160 से ज़्यादा सीटें जीतकर हम दिवाली मनाएंगे। चलिए अगली खबर देखिए। हरियाणा में पहली बार शहरों के आसपास कृषि क्षेत्रों में भी एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्ज लगेगा। ये चार्ज तब लगेगा जब इन इलाकों में कोई कमर्शियल काम होगा, जैसे पेट्रोल पंप, स्कूल या अस्पताल का निर्माण। अभी तक ये चार्ज सिर्फ शहरों की ज़मीन पर ही लगता था। शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने मंजूरी के लिए ये प्रस्ताव सीएम के पास भेज दिया है।